हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो अंतर वस्तु विश्लेषण पर डिस्कशन करने चल रहे हैं। ये रिसर्च के पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपका बन जाता है। तो देखिए ये पार्ट क्या है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपने रिसर्च के स्टेप में देखा होगा कि कई स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप को मैंने डिस्कशन किया था। जैसे समस्या, सबसे पहले समस्या का निर्धारण कर लेते होंगे, ठीक है। समस्या के निर्धारण करने के साथ साथ में आप उसके विषय क्षेत्र को भी चुन लेते हैं, ठीक है। समस्या में ही आप विषय क्षेत्र वगैरह क्लियर कर लेते हैं कि अपने टॉपिक को, उन शब्दों को परिभाषित करने के बाद में फिर उसके बाद में एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ठीक है। और फिर रिसर्च डिजाइन बना लेते हैं और उसके बाद में फिर आप हाइपोथेसिस रिसर्च डिजाइनिंग के दौरान ही ये सब पता चल जाता है कि आपका आप किन किन प्रविधियों का प्रयोग कर करके और उसके बाद में आप डेटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है। और ये आपकी विधि जो है, इसमें कौन सी विधि जो है उपयुक्त होगी, इन सब चीज़ों का पता लग। अब आप डेटा कलेक्शन करने के बाद में जैसे डेटा कलेक्शन कर लेते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेटा कलेक्शन करने के बाद में ही तुरंत फिर आप उस डेटा को एनालिसिस करना, ठीक है। डेटा कलेक्शन यानी उसी को जो कंटेंट आपने इकट्ठा किया है उस कंटेंट का एनालिसिस करना। क्योंकि सोशियोलॉजी विषय के अंतर्गत ये है कि जो परिणात्मक है परिणात्मक का मतलब ये हो गया, परिमाणात्मक मतलब ये हो गया कि जिसमें डेटा खुद ही वो बता रहा है कि परिमाण के रूप में दिया। जैसे विद्यार्थियों की संख्या, पास होने वालों की संख्या, मान लीजिए किसी स्कूल में एडमिशन लेने के, प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन लेने वालों की संख्या, अगर ऐसे आंकड़े आते हैं तो वहां पर चीजें आसान हो जाती। जैसे जनसंख्या मतलब आंकड़े, जहाँ पे जैसे जनसंख्या के आंकड़े, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, तो ये आंकड़े क्या हैं कि ये परिमाणात्मक है, जा करके आप काउंट कर सकते हैं और उस काउंटिंग के आधार पर चीजों को पता चल सकता है। लेकिन कंटेंट एनालिसिस एक ऐसी चीज है सोशियोलॉजी के अंदर में, सबसे बड़ी चीज है कि परिमाणात्मक आंकड़ों को जानना ये आसान है और उस आधार पर एक गेस लगा लेना कि हमारी मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है कि घट रही है। लेकिन मनोवृत्तियों का पता लगाना, यानी जो गुणात्मक तथ्य हैं उनका पता लगाना, ये बड़ा टफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब आपसे कहा जाए कि कौन शिक्षक ज्यादा अच्छा पढ़ाता है या कौन खराब पढ़ाता है, तो आप खराब नहीं बता पा रहे। तो उनके लिए क्या है कि आपने यहाँ पर एक पैरामीटर लगा दिया कि -2 और फिर -1 और उसके बाद में न्यूट्रल 0, या हम कह सकते हैं कि 1 +1 और +2, यानी आप किसके बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं और किससे बहुत ज्यादा दूरी बना के नहीं, ऐसे लेक्चर को हमको नहीं सुनना होता है। तो इस प्रकार के डेटा को, मनोवृत्तियों को प्रश्नावली के माध्यम से ले जा करके और इस पे टिक करा करके, मैक्सिमम लोगों से टिक करा करके और फिर पता लगाना और फिर एनालिसिस करना, ठीक है, कि यानी भला व्यक्ति की क्लास जो है वो ज्यादा प्रभावकारी हुई। या मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संसाधन है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संसाधनों में जैसे मान लीजिए कि आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, सिनेमा हो गया, तो इसमें से ज्यादा प्रभाव किसने डाला, ठीक है। तो इन बातों का, यानी जो गुणात्मक तथ्य हैं उनका विवेचन करना एक अपने आप में बहुत ही मतलब एक समाजशास्त्र के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्योंकि यहाँ पर गुणात्मक विधियां देखा जाए तो मनोवृत्तियों का पता लगाना ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप देखिए सोशल चेंज की बात करते हैं, समाजशास्त्र के अंदर में देखा जाए तो सोशल चेंज मेन है, सामाजिक परिवर्तन। और सामाजिक परिवर्तन से आप लोग अर्थ जो लगाते हैं वो है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन। अर्थात जो कुछ भी भौतिक चीजें बदल रही हैं, डेटा बदल रहे हैं, आंकड़े बदल रहे हैं, सुविधाएं बदल रही हैं, सब कुछ होने के बाद में जो आपके मनोवृत्ति में जो रिलेशंस में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं का अध्ययन करना सोशल चेंज होता है। तो ऐसे में परिमाणात्मक के साथ साथ में जो उसका गुणात्मक तथ्य होते हैं उनकी विवेचना करना, ये अपने आप में बड़ा ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे कार्यों के लिए ही परिमाणात्मक और साथ साथ में गुणात्मक तथ्यों के लिए या जो कंटेंट के लिए जो एनालिसिस करने की बात होती है, इसी को हम कहते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो आपने सरल भाषा में समझ लिया, एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, ठीक है। जैसे डेटा तो आपके पास हो गए, तो डेटा को जो सारणी में बनाना होता है, टेबुलेशन करने की बात होती है, उनको कैसे हम टेबुलेट करें, ठीक है, कैसे सारणी में बनाएं और फिर किस प्रविधि का प्रयोग कर करके और हम एकड़ा मतलब जो है आंकड़े को एनालिसिस कर दें ताकि उसमें से निष्कर्ष और
यानी ये वह विधि होती है कि कंटेंट एनालिसिस के बाद में ही निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, जो आपकी प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, निष्कर्ष है, वो लास्ट में कंटेंट एनालिसिस के बाद में ही निकलती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है और एक कह लीजिए साइंटिफिक प्रोसेस होती है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। अंतर्वस्तु बहुत आसान है थोड़ा सा समझने। देखिए, आपको पता है यूपीएससी के अंदर में 1 से 2 क्वेश्चन, उन्होंने हर टॉपिक से 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन लगाने की, तो यहाँ से भी आपको मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आसान है थोड़ा सा। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि उनको बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कुछ टॉपिक को वो छोड़ देते हैं। तो टॉपिक को छोड़ देना नासूर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ चीजें हैं जो आपको आती नहीं। टॉपिक को केवल कवर अप करते रहना चाहिए और उनके प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। यही आपको जान लीजिए कि आपको अंतिम रूप से, अभी आप देखिए किसके क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। इसके क्वेश्चन को आपके एग्जामिनेशन में लगा दूंगा, आप इजिली जो है कर ले जाएंगे। बस इसकी गहराई से समझने की जरूरत है हर एक शब्द पे। जैसे मैंने अभी अभी तुरंत ही बताया कि क्या ये केवल गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण करता है? ऐसा नहीं है, वो परिमाणात्मक भी करता है और गुणात्मक भी। लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए तो इसका मुख्य काम ये हो गया कि परिमाणात्मक तथ्य की जगह जो गुणात्मक तथ्य हैं उनका कैसे हम विश्लेषण करेंगे। क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर में देखा जाए तो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब वो जो दिखता नहीं है, और दिख नहीं रहा तो इसका मतलब हो गया गुणात्मक तथ्यों का, मनोवृत्तियों का, इन चीजों का पता लगाना, ये कंटेंट एनालिसिस होता है। ठीक है, इसके आधार पर हम जनरलाइजेशन करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण एक प्रविधि है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गया कि एक प्रविधि है, यानी मेथड है। ठीक है, क्लियर हो गया, एक मेथड, एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी पद्धति से प्राप्त, कोई भी मेथड से अगर हम लोग प्राप्त है शोध सामग्री है, उसको एक व्यवस्थित और परिमाणात्मक विवेचन यानी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तथ्य जो हमको प्राप्त हुए हैं, जो कंटेंट प्राप्त हुए, वो हो सकता है कि मतलब जो है गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण हो और चाहे परिमाणात्मक हो, लेकिन उनको हम परिमाण के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमने कहा कि आप किसको ज्यादा मानते हैं, तो किसको ज्यादा मानते हैं, या तो यहाँ पर -2, ये 0, +1, +2, +3, ऐसे जो ग्रेडिंग देने की बात है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेड तो वास्तव में कितना पॉइंट पर हो रहा है ये तो हम नहीं एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट कि पॉइंट में कितना ज्यादा है। लेकिन इस डेटा के इस तरीके के माध्यम से हम उसको अपने जो गुणात्मक विचार हैं उनको परिमाणात्मक में चेंज कर लेते हैं। इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि भले चाहे गुणात्मक आंकड़े हों और चाहे वहां पर तथ्यात्मक, लेकिन उनको परिमाणात्मक विवेचन किया जाएगा, उनको टेबुलेशन में बना करके ही प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे हमने कहा कि 10 लोग हैं और उसमें से कितने लोग टीवी देखना पसंद करते हैं, तो ये तो गुणात्मक बात है, टीवी देखना ना देखना इस प्रकार की चीजें, या कौन कितने लोग हैं इस प्रोग्राम को करते हैं। लेकिन उसको हम किस आधार पर करते हैं, उनको हम जो है इसी आधार पर करते हैं, परिमाणात्मक आधार पर। तो ये शब्द याद रखना है, ये बहुत ही क्लियर कट है कि जो शोध सामग्री हमको प्राप्त हुई है वो भले ही चाहे गुणात्मक सामग्री प्राप्त हुई है चाहे परिमाणात्मक, लेकिन हम उसको व्यवस्थित करेंगे और परिमाणात्मक विवेचन करने की, यानी क्वांटिटेटिव, यानी ये क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, यहाँ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होगा, उसी के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। परिवर्तित करके और उसके बाद में आंकड़ों को एनालिसिस करते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी उसको कैटेगराइज कर देते हैं, बाद में उसी कैटेगराइज के आधार पर हम अपने प्रतिवेदन को, रिपोर्ट को तैयार करते हैं। जब अध्ययन की जाने वाली सामाजिक घटना कोई वस्तु या व्यवहार ना हो करके संचार माध्यम के द्वारा की जानी है तो उसे अंतर वस्तु विश्लेषण कहते हैं। यानी कोई सोशल इवेंट हो रही है, कोई वस्तु है, कोई व्यवहार है, ठीक है, अब हम जा करके वहां पर विजुअल दर्शन ना करें, उन जा करके दर्शन करने के बाद में हमने डेटा इकट्ठा कर लिया, अब उन्हीं डेटा को लेकर के हमने एनालिसिस कर दिया। ठीक है, जैसे सपोज करिए आप मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके बाद में आपने मार्केट में लोगों को भेज दिया और मार्केट में जाकर के किन्हीं चीजों के अच्छी गुणवत्ता के संदर्भ में आपने पूछना, पता करना शुरू कर दिया, और पता करने के बाद में आपने एनालिसिस किया कि भाई इस वस्तु की उपयोगिता कितनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना कि सामाजिक घटना या वस्तु व्यवहार संचार के माध्यम द्वारा की जाती है। यानी संचार का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर डेटा के माध्यम से, अर्थात क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन के माध्यम से अगर उसका कलेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतर्वस्तु विश्लेषण। जैसे देखिए हम एक एकदम सरल शब्दों में इसको समझा देंगे एग्जाम्पल के माध्यम, कई विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे अभी भी कि सर ये आप तो एक तरफ गुणात्मक भी कह रहे हैं फिर परिमाणात्मक भी कर रहे हैं, ये है क्या।
जैसे मान लीजिए आप हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, सपोज करिए अब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसका तरीका है कि आप प्रत्यक्ष दर्शन, अब किसी ने कहा कि स्टडी विद आलोक की क्लास बहुत अच्छी होती है, या किसी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, बस सब सही है, अपने आप से भी पढ़ सकते हो। अब दोनों बातें मान लीजिए हो गई, लेकिन अब आप पहला तो तरीका यह है कि आप जा करके और क्लास को ज्वाइन करें और क्लास को अटेंड करें या उसकी डेमो क्लासेस को अटेंड कर लें। तो इसको हम सहभागी अवलोकन के साथ साथ में आइए, स्टडी विद आलोक के साथ में बैठ करके आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के दौरान आपकी जो बुद्धि विवेक आपके काम की चीजें मिली तो आपने कहा भाई बहुत अच्छा है, और किसी को काम की चीजें नहीं मिली तो उसने कहा बहुत खराब है। अब इसी तरीके से अब पता कैसे चले, तो जब आप सहभागी अवलोकन कर लेते हैं तो उसमें यह होता कि डेटा आप एक कुछ लोगों ने, चंद लोगों के कहने पे हम बात नहीं मानेंगे। अब इसमें अब हुआ क्या कि जब सहभागी अवलोकन नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, या आपने लाइव देखा कि इसमें इतने लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं, इन आधारों पर ना करके जब आप इसके वीडियोज को देखना शुरू किए और आपने एक जो है यहां पर बना लिया, क्या यहां पर आपने एक प्रश्नावली बना करके और डेटा कलेक्शन करा लिया, ठीक है, या मान लीजिए आपने जो कमेंट आए हुए हैं उन कमेंटों के आधार पर आपने एक डेटा मतलब सूची तैयार कर ली, ठीक, तो डेटा सूची तैयार कर ली कि मतलब इन लेक्चर्स पर ये कमेंट हैं, और उन कमेंट के आधार किसी ने कहा बिल्कुल नहीं, किसी ने कहा अच्छा, किसी ने कहा बहुत अच्छा, किसी ने कहा बहुत ही अच्छा। अब इस आधार पर जब आपने डेटा कर लिया तो ना आपने लेक्चर सुना, ना आपने देखा, बात क्या है कि लेक्चर की क्वालिटी कैसी है, मतलब वहां पर पढ़ाई कैसी, इस बात का पता लगाने के लिए आपने इसको परिमाण डेटा के रूप में लिया कि नहीं। परिमाणात्मक मतलब क्या होता, क्वांटिटी के रूप में लिया, किसी ने कहा मतलब 1 और किसी ने कहा +2, किसी ने कहा +3, किसी ने कहा भैया +4, यानी हम एकदम टॉप ग्रेड देते हैं। अब इसी टॉप ग्रेड की संख्या अगर ज्यादा होगी तो इस आधार पर हम कहते हैं भाई बहुत अच्छी क्लासेज हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्वांटिटी बात क्वालिटी की होती है, लेकिन उसको तरीका जो है, जो उसको जानने का, अप्रूव्ड करने का तरीका, क्योंकि भाई तथ्य आपने इकट्ठा कर दिया, लेकिन जब तक तथ्य वैध ना हो, जब तक उनसे कोई निष्कर्ष ना निकले, तब तक उनका कोई मतलब नहीं होता। तो जो सामाजिक घटना या वस्तु व्यवहार ना होकर के संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, उसको एनालिसिस कर दिया, तो उसको हम अंतर वस्तु विश्लेषण कहते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अब समझ गए, जैसे जैसे और आगे बताते चलेंगे और समझ में आता जाएगा। अंतर वस्तु विश्लेषण, जिसके द्वारा सामग्री विश्लेषण, आपने जो डेटा इकट्ठा किया सामग्री विश्लेषण अथवा विश्लेषण पद्धति के रूप में जानते हैं। तो चाहे इसको हम सामग्री विश्लेषण कि भाई जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, सामग्री इकट्ठा किया है विभिन्न माध्यमों से, उनका कलेक्शन है, ठीक है, या विश्लेषण करने की पद्धति के रूप में जानते हैं। और द्वितीयक सामग्री विशेष रूप से लिखित सामग्री की सूचना अथवा तथ्यों को संकलित करने की एक प्रमुख विधि। देखिए द्वितीयक जो सामग्री है, जो उसको आपने डेटा कहीं से लिया है, ठीक है, तो छात्रों यहाँ पर ये नहीं मतलब है कि केवल द्वितीयक सामग्री का ही हम एनालिसिस करते हैं, हम प्राइमरी और द्वितीयक दोनों का करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कही गई है कि द्वितीयक सामग्री विशेष रूप से लिखित सामग्री से सूचना अथवा तथ्यों का संकलन करने की प्रमुख विधि है। देखिए यहाँ पर जो कुछ शब्द होते हैं, किताबें हम क्यों कहते हैं कि किताब का बहुत एनालिसिस करने, अब आप सोचिए 4 लाइन मैंने पढ़ा है, इसी पे रुके पड़े हुए हैं, फटाक से पढ़ा करके खत्म करना चाहिए। दिक्कत यहाँ पे आती है कि ये लोग जो बातें कहते हैं उसकी गहराई तक नहीं आप जाते हैं या समझते हैं। अब ये कह रहे हैं कि द्वितीयक सामग्री विशेष रूप से, इसका मतलब क्या प्राथमिक सामग्री का एनालिसिस नहीं करते, प्राथमिक का भी करते हैं और द्वितीयक का भी करते हैं, लेकिन हम जो द्वितीयक सामग्रियां प्राप्त होती हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीयता की अगर हम पहचान कर लेते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रीयता को अगर हम जानना चाहें, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि इसको हम कंटेंट एनालिसिस कहेंगे। अब इसके अगर हम लोग इसकी शुरुआत की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर एक और जानकारी की बात कर लेते हैं। जैसे जब हम इसकी शुरुआत अंतर्वस्तु विश्लेषण की शुरुआत ही करते हैं छात्रों, तो ये सबसे पहले 1926 में ही शुरू हुआ था, मेलकॉम विल्ली, ठीक है, एक नाम है मेलकॉम विल्ली। तो ये नाम तो बहुत आसान है, आपको लर्न हो गया है, विल्ली को आप जानते हैं। तो मेलकॉम विल्ली 1926 में ही इन्होंने जो समाचार पत्र हैं उन्हीं का विश्लेषण करना शुरू किया, यानी समाचार पत्रों का विश्लेषण, जो समाचार पत्र हैं उसमें उन पत्रों के अध्ययन के माध्यम से ये निकाला कि किस किस प्रकार की सूचनाएं या किस प्रकार की समस्याएं ज्यादातर समाज में उभर रही हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट क्या करता है आजकल, कोर्ट के पास में ये फैसिलिटी हो गई है कि एक क्या कहते हैं उसको,
PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक PN भगवती साहब ने इसको शुरू किया हुआ था। तो ये क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? उसने देखा कि समाचार पत्र में अगर विभिन्न पत्रों में या कई पत्रों में या बार बार एक ही समस्या को बार बार उभारा जा रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने इतने समाचार पत्रों की इस टिप्पणी को एक जगह पे कलेक्ट कर करके और उसी आधार पर निकाल दिया, उसी के फला अधिकारी को सूचित कर दिया कि आपके यहाँ इतनी बार इस समाचार पत्र में इस प्रकार की समस्या नहीं है, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। अब आप सोचिए, यानी PIL दाखिल हो जाता है तो कैसे आधार हुआ? ये कंटेंट एनालिसिस के आधार पे ही तो माननीय कोर्ट ने किया होगा कि उसने एनालिसिस किया होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत ही 1926 में मेलकॉम बिल्ली महोदय ने ऐसे ही किया हुआ था। आगे चल करके जो अमेरिकन न्यूज मॉर्निंग न्यूज़पेपर आता है वो जो है इस पर विश्लेषण अपना करना आरंभ कर देता है। अगर हम लोग इसकी बात करें कि व्यवस्थित विश्लेषण के रूप में, तो 1930 और 40 का दौर, 26 के बाद में 4 साल बाद 1930-40 के दौरान जो है हैराल्ड लॉसबेल ये महोदय आते हैं, हैराल्ड लॉसबेल। इन्होंने क्या किया, इस प्रविधि का प्रयोग करना शुरू किया और वो भी किसके लिए? जनमत व प्रचार से संबंधित अध्ययनों से, ठीक है, कि जनमत क्या है और जो प्रचार से संबंधित अध्ययन है, ठीक है, जनमत व प्रचार से संबंधित। इसका मतलब ये जान लीजिए कि भाई किसका, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल मीडिया क्या करती है, एक प्रकार से जानने की कोशिश करती है कि बहुमत किसका है, जैसे बहुमत किसका है, यानी उसको एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है आजकल, तो उसके लिए एग्जिट पोल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जनमत का मतलब क्या होगा? एग्जिट पोल। लोग जात मतलब जो है जीत हार बाद में हो रही है, प्रचार प्रसार बाद में हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही उन प्रचार प्रसार के माध्यम से, जनमत के माध्यम से एग्जिट पोल। क्या है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल का मतलब यह हो गया कि वो जाता है डेटा, मतलब जो है फील्ड से डेटा को उठाता है और उनकी एनालिसिस के आधार पर बता देता है कि बीजेपी को इतना, सपा को इतना, बसपा को इतना, फला को इतना, इतनी इतनी पार्टियों को, आम आदमी को इतना ये मिल रहा है, यहां से आम आदमी जीत रही, यहां से बीजेपी दिख रही, सपा, वो पहले से ही प्रिडिक्शन कर देते हैं। इसी को अंतर वस्तु विश्लेषण कहते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं। टीवी पर आजकल बड़े बड़े रूपों में आपने देखा होगा कि यहां से ये चीजें, इनका एजेंडा ये इस तरीके से आते हैं, इसी को कंटेंट। अब है क्या कंटेंट एनालिसिस देखा जाए तो वो लोगों की मनोवृत्तियों को देखते हैं, लोगों की चाहत को देखते हैं कि लोग, जनता किसको मत ज्यादा दे रही है अपने विचार की ओर, लेकिन उसको किस आधार पर एनालिसिस करते हैं? आंकड़ों के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन उनका करते हैं, लेकिन बात वो क्या रहती है? बात वो एक क्वालिटी की रहती है। तो क्वालिटी वाली चीजों को क्वांटिटी के आधार पे ला करके उनको विश्लेषण करना और अप्रूव्ड कराना। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि क्या है और कैसे, किस तरीके से चीजें जुड़ी हुई हैं। अब आप देखिए इसमें अंतर्वस्तु विश्लेषण से, अंतर्वस्तु विश्लेषण का मतलब यहां पर हो गया कि जिससे सामग्री विश्लेषण या अथवा विश्लेषण पद्धति के रूप में भी जानते हैं, और द्वितीयक सामग्री के रूप में लिखित रूप से सूचनाओं अथवा तथ्यों का संकलन करने की, यानी ये कह रहा है कि जो सूचनाएं हमको मिली हुई हैं उनको लिखित सामग्री से तथ्यों को संकलन करने की, यानी तथ्य को इस तरीके से संकलित कर दिया जाए, इस तरीके से क्लासिफाइड किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, टेबुलेशन में किया जाए कि ताकि उनसे कुछ विशेष अर्थ निकल सके, ठीक है। अब इसको प्रूफ मतलब इसको परिभाषित करने के लिए, वैसे तो डेफिनेशन काफी जटिल है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की। आप लोगों के एग्जामिनेशन में कभी कभी परिभाषाओं को भी लेकर के आ जाते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेशंस को लेकर के भी देख लेते हैं। देखिए, वस्तु विश्लेषण या कभी कभी अंतर वस्तु विश्लेषण रहेगा। वस्तु विश्लेषण दरों को मापने के लिए संचारों के व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण करने की पद्धति है। वस्तु विश्लेषण दर को मापने के लिए, क्या रेट चल रहा है, किसका इंटरेस्ट क्या चल रहा है, इस दर को मापने के लिए संचार हम कम्युनिकेट करते हैं। संचारों का जो व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण करने की पद्धति को क्या कहते हैं? वस्तु विश्लेषण कहते हैं। कर्लिंगर की डेफिनेशन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी डेफिनेशन केपलान महोदय की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर वस्तु विश्लेषण एक ऐसी विधि है जो एक विशेष वार्ता, कोई भी डिस्कोर्स है, के अर्थ को व्यवस्थित और परिमाणात्मक रूप से स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है। कोई विशेष वार्ता है, जैसे कोई भी मीडिया कर्मी गया और मार्केट में डेटा को कलेक्ट किया, विशेष वार्ता किया, उसको व्यवस्थित और परिमाणात्मक रूप में, यानी डेटा के रूप में,
ठीक है, प्रस्तुत करना। परिमाण का मतलब आप लोग समझते, देखिए परिमाण का मतलब हो गया जो तथ्य के रूप में लिख 1 2 3 जिसका हम मेजर कर सकें, ठीक है, वो परिमाणात्मक रूप से, उसी परिमाणात्मक रूप से प्रस्तुत करके और हम गुणात्मक बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा है, विशेष वार्ता, केपलान का मतलब ये हो गया विशेष वार्ता को अर्थ और व्यवस्थित करने की बात आ जाएगी। संचारों को व्यवस्थित और ये करेंगे तो कर्लिंगर, ये जो मेन टर्म है इनको संचारों के व्यवस्थित की बात कर्लिंगर करता है, ठीक है, कर्लिंगर संचार करता है। विशेष वार्ता डिस्कोर्स कौन करता है, केपलान करता है, उसी को व्यवस्थित और परिमाणात्मक। गुडे और हार्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये सब डेफिनेशन से इनको ध्यान रखिएगा। जब संचार के विभिन्न संसाधन है कोई भी, जैसे पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, रेडियो कार्यक्रम और इसी प्रकार के अन्य सामग्रियों के लिए गुणात्मक संकेतन का प्रयोग, तो गुडे और हार्ट क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, जो गुणात्मक हैं उनके संकेतन का प्रयोग, गुणात्मक, मैंने जैसे बताया ना कि आप कितना जो है पसंदगी और नापसंदगी को दिखाने के लिए, जब आप जैसे सोशियोमेट्री का, सामाजिक दूरी का पैमाना है, तो वो वास्तव में देखा जाए तो सोशियोमेट्री का पैमाना, सामाजिक दूरी के पैमाना, ये सब क्या है, हम उसमें पसंद और नापसंद को ही देखते हैं, और उन्हीं के आधार पर डेटा को क्या करते हैं, यहां पर रख देते हैं और उनको टेबुलेशन में कर करके और उसका एनालिसिस करके, ये कंटेंट एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा विचार किस ओर ज्यादा उन्मुख है। तो ये वो गुडे और हार्ट में इतना रखिए, गुणात्मक संकेतन टर्म का यूज किया है, ठीक है, गुडे और हार्ट की डेफिनेशन में हॉट गुणात्मक संकेतन, ठीक है। तो ये आप मतलब ये टर्मिनोलॉजी होती है। देखिए छात्रों, काफी सब चीजें मिलती जुलती, जब आप इतनी देर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां सब एक ही जैसा लगने लगता है, फिर हम क्लू वर्ड से ही केवल पहचान सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन में ये बात है। अंतर्वस्तु विश्लेषण, साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूची, ठीक है, और अन्य लिखित और मौखिक भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा शोध तथ्यों के अंतर्वस्तु क्रमबद्ध, वैश्विक, परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक शोध प्रविधि है। तो जब कभी भी पीबी यंग की डेफिनेशन आती है तो आप याद रखिए, जब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित परिभाषा आ जाए, देखिए साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, ये आप हाईलाइटेड, तो जब साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची जो हम लोग वास्तव में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अपने एनालिसिस में अभी वर्तमान में, इनका सबका प्रयोग करके, चाहे लिखित हो, मौखिक हो, भाषागत अभिव्यक्ति, इनका अंतर्वस्तु क्रमबद्ध, वैश्विक और परिमाणात्मक, ठीक है। तो जब बड़ा सीक्वेंस है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, यानी 3 शब्द यहां पर मुख्य और 3 शब्द क्रमबद्ध, वैश्विक और परिमाणात्मक, तो यही 3 शब्द पी वी यंग। तो आप इतना याद रखिए कि 3 + 3 + 3, अगर कहीं ऐसा हिसाब बनने लगे तो वो क्या आ जाएगा, पी वी यंग। बस ट्रिक है, ये लर्न थोड़े, वहां परिभाषा थोड़े आपसे पूछिए एक परिभाषा सुनाइए, बस ट्रिक है, आपने टिक मारा, काम खत्म, नंबर मिला, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार के प्रकट अंतर्वस्तु का वैश्विक, क्रमबद्ध तथा परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक अनुसंधान प्रविधि है। यहां पर याद क्या रखना है, ये बर्नार्ड बेरलसन, तो बर्नार्ड बेरलसन महोदय का वैश्विक, क्रमबद्ध तथा परिमाणात्मक वर्णन है, अंतर्वस्तु संचार के प्रकट अपनाई जाने वाली एक प्रविधि है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जब आप सिंपली केवल कह दें कि संचार के प्रकट, एक टर्म यहां पर संचार के प्रकट, जैसे प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात करता है मर्टन ना, तो ऐसे ही प्रकट अंतर्वस्तु का विश्लेषण, ठीक है, प्रकट शब्द का प्रयोग किसी ने नहीं कहा, ठीक है, जैसे मैनिफेस्ट होता है तो ये मैनिफेस्ट अंतर्वस्तु विश्लेषण की बात के प्रकट अंतर्वस्तु का, तो वो बर्नार्ड और बेरलसन, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेशन से संबंधित। अब आइए हम लोग जो है इनके उद्देश्यों को जान लेते हैं कि इनका जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए गुणात्मक अध्ययनों को वस्तुनिष्ठ बनाना, सबसे पहले ये जब भी कभी ये आता निम्न में से कौन सा अंतर्वस्तु विश्लेषण का या एनालिसिस का पार्ट नहीं है, तो गुणात्मक अध्ययन, जो भी हम गुणात्मक अध्ययन है उनको वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं, उनको आंकड़ों के रूप में लिख करके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, वो हो गया अंतर्वस्तु है। दूसरा, गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक रूप प्रदान करना, तो ये चीज है उनको संख्या के रूप में, मैंने बताया ना कि आप पसंदगी नापसंदगी 1 2 प्लस में करके प्रस्तुत करना, उनको वस्तुनिष्ठ तरीके से बनाना, बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से बना देना। उसके बाद में संचार संबंधी अध्ययनों को सुगम बनाना,
अगर हम कम्युनिकेशन किए हुए हैं, कम्युनिकेशन से डेटा लेकर के आए हुए हैं, ठीक है, संचार संबंधी, तो उनको अध्ययनों को सुगम बनाना, जैसे टीवी पर आपने संचार या तमाम चीजों के संचार आपने किया, तो उनको हम कैसे जाने, उनका एनालिसिस क्या करें कि लोग किस ओर जो है झुकाव ज्यादा है, लोगों का विचार आइडियोलॉजी इस पर किस तरीके से चल रही है, हम इस पर बात करें। और तीसरी चीज यहाँ पर संकलित तथ्यों की प्रामाणिकता को ज्ञात करना, कि जो संकलित तथ्य आप डेटा लेकर चले आए, लेकिन फिर वो कह क्या रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस चीज को वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रामाणिकता ज्ञात। भाई डेटा कलेक्शन कर दिया, जैसे आप मार्केट में सुने होंगे, तमाम लोग तमाम प्रकार से सरकार के बारे में कहते रहते हैं, सरकार ये है, सरकार वो है, फला है, धमाका है, सब कुछ है, लेकिन फिर हम किसी मतलब जो है पता कैसे चलेगा, जो मैक्सिमम लोग हैं, मान लीजिए इसमें मैक्सिमम लोगों ने कहा ये है, तो हाँ ये है, और मैक्सिमम लोगों ने कह दिया ये है, तो यहां पर ये डेटा हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि जो तथ्य संकलित है उनकी प्रामाणिकता को ज्ञात करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, यह वैज्ञानिक और वैश्विक है, इसके द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष की सत्यता की परीक्षा और पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका उद्देश्य ये भी होता है कि वैज्ञानिक और वैश्विक कैसे हैं, प्रस्तुत निष्कर्ष की, अगर कोई भी निष्कर्ष प्रस्तुत हो चुका है तो उसका भी हम परीक्षण कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा, किसी न्यूज़पेपर ने ये कहा कि ये चीज है, फिर किसी न्यूज़पेपर ने कहा, तो इन सब चीजों को इकट्ठा करके भी इनका हम एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी चीज है जो हाइपोथेसिस होती है, जो भी हम हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस को अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड किसके माध्यम से, कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर एक चीज ये भी लिख दे दिएगा इसको साथ साथ में, कि परिकल्पना जो होती है, हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण और पुनर्परीक्षण, ठीक है, कर लेते हैं, और साथ ही साथ में जो निष्कर्ष हैं उनकी भी सत्यता, वैधता और पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस की भी करते, नया कर रहे हैं, और जो अगर किसी ने एनालिसिस करके रखा तो उसका हम पुनर्परीक्षण भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में भूतकालीन सामाजिक जीवन के अध्ययन में सहायक, कोई भूतकालीन सामाजिक जीवन है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं कि लोगों की क्या मानसिकता और क्या क्या विचार रहे। और व्यक्तित्व के अध्ययनों, यह व्यक्तित्व यानी कि जो मनोवृत्तियां हैं, मनोवृत्तियों के अध्ययन के लिए यह अत्यंत मतलब जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोवृत्तियों का पता इन्हीं के माध्यम से लगाया जा सकता है। दो मेथड हैं, उनके माध्यम से डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोशियोमेट्री जो मेथड है वो भी देखा जाए कि मतलब जो है ये क्या करता है, एनालिसिस करने का काम करता है, डेटा को, मनोवृत्तियों को उसी रूप में प्राप्त करके। तो सोशियोमेट्री हो गया, या जो है बोगार्ड्स महोदय का सोशल डिस्टेंस का जो फार्मूला हो गया, सोशियोमेट्री जेल मोरेनो जी का है। ये दोनों क्वेश्चन कई बार आते हैं, इनको भेजा भी जा चुका है। चलिए, विषय से संबंधित अब अंतर्वस्तु विश्लेषण के चरण, अगर मान लीजिए अंतर्वस्तु विश्लेषण करना है तो ये चरण आप लोगों के स्टेप में, निम्न में अंतर्वस्तु के चरण मतलब कौन सा सही क्रम नहीं ऐसा करके आ जाता, तो ये क्रम जो है इसी के क्रम में ऐसे करके बना हुआ कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसे जिन जिन विद्यार्थियों ने पीएचडी किया हुआ है, हमारे शोधार्थी, वो सभी लोग इन चीजों को बहुत मतलब बाखूबी जानते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं मतलब किया हुआ है तो वो आगे चल करके पीएचडी में ये काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि जो संबंधित विषय से संबंधित जो भी टॉपिक आपने लिया, तथ्यों का चुनाव करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि अध्ययन की इकाइयों को चुनना होता है। अब अध्ययन से संबंधित जो इकाइयां हैं उनको सेलेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि मान लीजिए डेटा बहुत बड़ा है तो आप उसी में से सैंपलिंग वगैरह विधियों के माध्यम से क्या करते हैं, उन्हीं आंकड़ों को मतलब उनकी इकाइयों को चुनने का काम करते हैं। या जैसे मान लीजिए डेटा आपके पास में आ गया तो उसमें महिला पुरुष ये इस तरीके से मतलब जो है, मान लीजिए 500 लोगों का आ गया तो आपको कितना डेटा लेना है वो सैंपलिंग के माध्यम से सेलेक्ट कर दिया। अब अंतर्वस्तु की श्रेणियों का विभाजन, फिर उसके बाद में वुमेन हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, शिक्षित हो गया, अशिक्षित हो गया, उसके बाद में फिर जो है उसमें मैट्रिक, ग्रेजुएट, अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाइड श्रेणियों में विभाजन कर दिया। फिर श्रेणियों का परीक्षण भी कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई मतलब जो है श्रेणी छूट तो नहीं जा रही है, उनका परीक्षण करना कि सारे डेटा अवेलेबल हैं कि नहीं है, उनको एक सीक्वेंस में प्रॉपर। फिर पद्धति का सही उपयोग, फिर हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई मेथड अपनाने का काम करते हैं। जैसे जैसे कोरिलेशन का प्रयोग कर लिया, मीन मीडियन मूड का प्रयोग कर लिया, तो पद्धति का सही तरीके से प्रयोग करके उसको डेटा को कलेक्ट करना, मतलब जोड़ना घटाना। अब अध्ययन की रूपरेखा, हम प्रिपेयरिंग फॉर द आउटलाइन ऑफ द स्टडी, अब हम आउटलाइन स्टडी करने लगते हैं कि हम किस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं, उनको हम जो है तैयार कर लेते हैं और अंतर्वस्तु की इकाइयों को मापना शुरू कर देते हैं कि शिक्षित की अपेक्षाकृत इसमें ज्यादा है, या सिनेमा को पसंद करने वाले ज्यादा लोग शिक्षित हैं। इस तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से उस पर बनाना शुरू कर दिए, ठीक है।
तो अंतर वस्तु की इकाइयों को हम मेजर करने लगे, कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं कि परिवार नियोजन में महिलाओं की मनोवृत्ति पुरुषों की अपेक्षाकृत ज्यादा परिवर्तित हुई। तो इसका कैसे? क्योंकि वहां पर मनोवृत्तियों का डेटा यहाँ पर पुरुषों का महिलाओं का दोनों सामने रहता है। तो अंतर वस्तु इकाइयों का मापन करने लगेंगे और फिर विश्लेषणात्मक व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसमें पढ़े लिखे वाली महिलाओं का ज्यादा है या अनपढ़ महिलाओं का है, पढ़े लिखे पुरुषों का है, इस तरीके से हम डेटा भी निकालना शुरू कर देते हैं। तो एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन का जो है प्रोसेस पढ़ने लगता है और उसी के आधार पर फिर हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। देखिए छात्रों, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया है, जब आप इसको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं, मतलब कई विद्यार्थी ऐसा हो सकता है वो घबरा जाए, लेकिन जब आपने एनालिसिस किया तो यही सीक्वेंस का मतलब फॉलोअप करते हैं। ठीक है, इन्हीं सीक्वेंस के माध्यम, इसमें से कोई भी बीच में से 4 निकाल के कहीं से भी दे दिया जाए। ठीक है, 4 ऊपर वाला दे दिया जाए, यहां से 4 दे दिया जाए, यहां से 4, तो 1-2 क्वेश्चन हम जो है कोशिश करेंगे कि इस पे बना करके और आपसे खुद प्रैक्टिस करा ले और आप उसको टिक कर ले, क्या उनका सही मतलब क्रम आप तैयार कर पा रहे हैं नहीं। अब रिपोर्ट तैयार करना अगर यहाँ बीच में रख दिया जाए तो आप जान नहीं जाएंगे कि रिपोर्ट सबसे बाद में तैयार होगा, उसके बाद में एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन होने के बाद में रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, अंतर्वस्तु इकाइयों को मेजर करेंगे, फिर मेजर करने के पहले हमें अध्ययन की रूपरेखा तैयार कर लेना होगा, हमें किन किन डेटा पर करना है, फिर पद्धति का उपयोग करे रहेंगे कि मीन मीडियन का मॉड्यूल, लेकिन मीन मीडियन का उपयोग तब होगा जब हम श्रेणी का परीक्षण करे रहेंगे, श्रेणियों को अलग अलग तरीके से मतलब जो है परीक्षित कर लेंगे, एक बार देख लेंगे और उसके पहले भी श्रेणी का विभाजन कर लेंगे। तो श्रेणी का विभाजन और श्रेणी का परीक्षण कर लेंगे कि हमारे डेटा के लिए वो श्रेणियां हमने बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, तो और उसके बाद में श्रेणी विभाजन तभी होगा जब हम इकाई का चुनाव करेंगे, और इकाई का चुनाव तभी करेंगे जब विषय से संबंधित तथ्यों का कलेक्शन हम पहले करके रखे होंगे। तो ये ऊपर से और नीचे से जा करके आप इसको 1 बार 2 बार इसको देख लेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए इसमें अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता क्या भाई। अगर हम मतलब ये जान लीजिए हार्ट है, ये रिसर्च का हार्ट सेंटर होता है। आज में वर्तमान के संदर्भ में जितने भी मतलब कह लीजिए रिसर्च हो रहे हैं उनके हार्ट सेंटर के रूप में इसको जाना जाता है अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो क्या क्या पार्ट है उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे गुणात्मक तथ्यों का परिमाणात्मक रूप में रूपांतरण, सबसे बड़ी चीज है कि जो गुणात्मक तथ्य हैं उनका हम परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को हम क्वालिटेटिव फैक्ट्स को हम क्वांटिटेटिव फैक्ट में ट्रांसफर करने की बात करते हैं। ये बात मैंने अभी ऊपर बताया कि मनोवृत्तियों को हम तथ्यों के रूप में इकट्ठा करते हैं, क्योंकि कैसे पता चल पाएगा कि लोग कितना 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 चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि गुणात्मक तथ्यों का परिमाणात्मक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी उपयोगिता यही है, तभी रिसर्च हो पा रहा है। अगर ये नहीं होता तो हम अपने, क्योंकि सोशियोलॉजी तो देखा जाए तो एक प्रकार से अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, और अब अगर अब्स्ट्रैक्ट साइंस है तो यानी ये वर्चूज की बात करता है, सोशल रिलेशंस की बात करता है, मनोवृत्तियों में परिवर्तन की बात करता है। तो बिना ये अगर विधा नहीं होती तो हम इसका एनालिसिस ही नहीं कर सकते थे, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप को साइंस मतलब जो सोशियोलॉजी साइंस कहा जाता है ये हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो यही वो महत्वपूर्ण दूसरी चीज है कि संचार संबंधी अध्ययनों में उपयोग, कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो कम्युनिकेशन से संबंधित जो भी चीजें हो रही हैं उसमें इनका उपयोग हो रहा है। प्रचार माध्यमों का विस्तार, जो भी प्रचार प्रसार है उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब इसी के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से। और साथ ही साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार साधनों का भी हम तुलनात्मक अध्ययन, कि जो भी संचार साधन है किनका ज्यादा इफेक्ट है किनका कम है, और हम उनका कंपेरिजन भी कर लेते हैं। जैसे भारत में कुछ बात हो रही है तो विदेशों में लेकर के यहाँ पर क्या मतलब है, उन दोनों का भी जो है कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर व्यक्तित्व संबंधी अध्ययनों में भी उपयोगी, जो व्यक्तित्व है मनोवृत्तियों संबंधी अध्ययन में भी उपयोगी, जो भी मनोवृत्तियों संबंधी अध्ययन है, क्योंकि गुणात्मक तथ्यों को हम परिमाणात्मक तथ्यों में परिवर्तित कर ले जाते हैं। तो छात्रों यहाँ पर हम लोगों ने इसको फिनिश कर लिया है इस पार्ट को यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें और भी हम इस पे अवेलेबल मतलब जो है करा देंगे, जैसे इसकी और क्या विशेषताएं हो सकती हैं, और साथ ही साथ में अंतर्वस्तु विश्लेषण के कौन कौन से प्रकार है, कभी कभी प्रकार को लेकर के पूछ लेता है। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण के क्या प्रकार हैं और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा पार्ट कर करके और उसको भेज देंगे। तो धन्यवाद छात्रों।